बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आज आप देख रहे हैं कि हम एक बहुत ही खुसूसी इंटरव्यू आपके सामने लेके आ रहे हैं। बातें बहुत होंगी इसमें, और इसलिए भी क्योंकि मैं इस शख्सियत को, इन शख्सियत की डेवलपमेंट को, इनको बहुत अरसे से देख रही हूँ। यानी कि एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग रिलेशनशिप रहा फ्रॉम अ मीडिया पर्सन to this person who became the Prime Minister of Pakistan, and obviously जो अब polls बता रहे हैं तो वो फ्यूचर भी हमें कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। आप सबको पता तो चल गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज हम मौजूद हैं ज़मान पार्क में और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। आपके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज हो चुके हैं, मेरे तो हो ही चुके हैं, वैसे पब्लिक मीडिया के साथ भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों से हो रहे हैं। रोज कोई ना कोई नई खबर निकलती है। लेकिन सिंस आई ट्रैवल्ड फ्रॉम कराची, तो मैं पहले कराची से शुरू करना चाहती हूँ। कराची के लोग ये कह रहे हैं या पूछ रहे हैं या सवाल कर रहे हैं कि अभी हाल ही में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इसके अंदर क्या वजह हुई कि तहरीक इंसाफ उस तरह लोगों को नहीं निकाल सकी जिस तरह उनको निकालना चाहिए था। क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा, आप खुद कहते हैं, मईशत है, हब है, 70% इकोनॉमी जनरेट होती है, एंड पीपल ऑफ कराची हैव अगेन एंड अगेन voted for you because they truly want a change। आपको पसंद करते हैं, दिल से आपको चाहते हैं, चुंगलों से आजाद होना चाहते हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों हुई? जमात इस्लामी लीड ले गई, पीपल्स पार्टी लीड ले गई, कहीं कमी रह गई? देखिए जजमैन, पहले तो कराची में इलेक्शन हुआ ही नहीं। ये अगर इसी तरह के इलेक्शंस करवाने हैं तो फ़ायदा ही नहीं इलेक्शंस करवाने का। कि इलेक्शंस का बेसिकली मकसद ये होता है कि अवाम की जो चॉइस है, जो अवाम जिसको पसंद करते हैं, जो जिस जमात को, जिन कैंडिडेट्स को अवाम समझते हैं कि ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो उनको वोट देना चाहिए और उनको ऊपर आना चाहिए। तो जिस इलेक्शन के अंदर वो पार्टी जीत जाए जिसकी कराची के लोग नफरत करते हैं, क्योंकि कराची को तो उन्होंने खंडर बना दिया है, कराची तो रहने के लिए जगह ही नहीं रही जो ये पीपल्स पार्टी की करप्शन ने किया है। कराची क्या, सारा सिंध के अंदर ये हाल है, सिंध ही खंडर बन चुका है। मेरा मतलब सिंध तो मुझे अब ऐसे लगता है कोई कच्ची आबादी बन गई है। सारे पाकिस्तान में, मैं पिछले 26 साल में सारा पाकिस्तान फिरा हूँ, तो मैंने जो सिंध के हालात देखे हैं और कराची के अपनी आंखों के सामने हमें नीचे जाते देखा है। क्योंकि जिस सतह की करप्शन है पीपल्स पार्टी में, ना कोई इनके अंदर कोई, यानी बेशर्मी से चोरी करते हैं वहाँ। तो कराची के लोग तो सबसे ज़्यादा शऊर वाले लोग हैं। तो कराची क्योंकि उनकी बड़ी पॉलिटिकल लोग हैं, या वहाँ पश्तून है जो अक्सरियत है, मैं कराची की बात कर रही हूँ, उर्दू स्पीकिंग है, उनमें बड़ा शऊर है। तो वो कैसे पीपल्स पार्टी को इलेक्ट कर सकते हैं? तो ये तो एक पूरा एक पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, धांधली, इलेक्शन कमीशन, ये मिल के ये मजाक किया है। ये इलेक्शन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, इसको अनाल कर देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंट ही नहीं करता पब्लिक ओपिनियन। जहाँ तक तहरीक इंसाफ, हमारी अपनी परफॉर्मेंस है, हमारी जो लोकल बॉडी इलेक्शन होता है उसके अंदर ख़ास तौर पे आपकी तंजीमों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को निकालना होता है। वो छोटा इलेक्शन हो रहा था महलों का, तो उसमें हमारी जो तंजीम है वो उस सतह की परफॉर्मेंस दे नहीं सकी या बन सकी जो कि लोकल गवर्नमेंट में धांधली के बावजूद जीती। जिस तरह पंजाब में हम जीते थे बाई इलेक्शंस, इन्होंने पूरी धांधली की पंजाब के अंदर, गवर्नमेंट इनकी थी, हमजा की थी, लेकिन हमारी जिस लेवल की लोकल ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि इससे बेहतर होनी चाहिए, लेकिन वो इस तरह पब्लिक निकली कि धांधली के बावजूद हार गए वो। खान साहब, मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन इसी से जोड़ देती हूँ। आपने केपी ले लिया, मतलब इलेक्शंस के थ्रू, पीपल वोट फॉर यू, दे बिलीव इन यू। बाय द वे, आई वेंट टू पेशावर, आई सॉ देयर वाज अ ट्रेमेंडस चेंज माशाल्लाह शहर में। आई एग्री, कराची खंडर बन चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने अब पंजाब भी ले लिया, क्योंकि आप खुद भी यहाँ मौजूद हैं और आपने खुद, आपकी प्रेजेंस से ना खान साहब बहुत फर्क पड़ता है। मैं कराची के लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज कम टू कराची फॉर सम टाइम। उसको भी अपना एक मिनी अड्डा बना लेना, छोटा सा, वहाँ टाइम दें ताकि ये सारे इश्यूज खत्म हो और हमें भी कोई रिलीफ मिले, हमारी भी कोई सुनवाई हो। इंशाल्लाह जी,
جب میں یہ ٹھیک ہوں گا انشاءاللہ. تو میں نے سندھ کراچی بھی لیکن سندھ کے اندر جانا ہے. میرے خیال میں جو سب سے زیادہ اس وقت مظلوم لوگ ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور جن لوٹا جا رہا ہے، جن کو میں آنیسٹلی یہ ورڈ یوز کرتا ہوں، جن کو لوٹا جا رہا ہے اور بے شرمی سے لوٹا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے میں نے جب میں پرائم منسٹر تھا میں میٹنگ کر رہا یہ کنسٹرکشن کے اوپر کہ نوکریاں ملے ہیں. وہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے 30 اور فیکٹری انڈسٹری چل پڑتی ہیں. تو میں نے جب پوچھا، سندھ کا چیف منسٹر بیٹھا ہوا تھا اور وہ جو آباد ہے جو کہ کنسٹرکشن کے وہ یونین ہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ ایک بلڈنگ جو پرمیشن دیتا وہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے، میں پرائم منسٹر پوچھ رہا ہوں کہ وہ کنسٹرکشن والے سے کہ آپ کی کنسٹرکشن سارے پاکستان میں شروع ہو گئی، کراچی میں کیوں سلو ہے؟ اس نے اس کے سامنے چیف سیکرٹری کے سامنے کہا کہ یہ جو بلڈنگ کنسٹرکشن والے ہیں یہ 3 کروڑ روپیہ ایک اجازت کے دیتے ہیں. چیف سیکرٹری کے سامنے وہ کہہ رہا ہے. تو اتنے کھل کے جب پیسہ اور بعد میں ادھر سے پتا چلا کہ جی وہ ادھر سے میسج آئی. The audacity to say it in front of the Prime Minister of Pakistan. پرائم منسٹر اور میری ساری اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ یہ جی 3 کروڑ روپیہ ہر پرمیشن کا لیتا ہے. اب ادھر سے میسج آئی وہ جو پرمیشن دینے والا تھا گورنمنٹ سروینٹ، اس نے بعد میں میسج کہ جی میں نہیں، یہ اوپر زرداری سسٹم کی طرف جاتا ہے پیسہ. So یہ ٹرکل اپ فارمولا ہے نا کہ وہ جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ اوپر جاتا ہے جس کو زرداری سسٹم کہتے ہیں. تو اتنی بے شرمی سے جو پیسہ بناتے ہیں اور مظلوم لوگ ہیں جن کو یہی ڈنڈا مارنا، FIRs ان کے غنڈے ہیں، ان کو یعنی اتنے ظلم کر کے کراچی کو کنٹرول، سندھ کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اور الیکشن میں اس طرح انہوں نے دھاندلی کی ہے. اور یہ الیکشن کمیشن سوئی ہوئی ہے. انہوں نے 25 پولنگ سٹیشنز کے اوپر RO نے کہا تھا 10 کا الیکشن ہوا، 25 پولنگ سٹیشن میں اس نے کہا کہ یہاں ٹھیک نہیں ہوا. اس نے سارا الیکشن کروا دیا پھر سے. یعنی یہ جو چیف الیکشن کمیشن ہے، 350 پولنگ بوتھس تھے، 25 کے اوپر بجائے ان کے اوپر پولنگ کا سارا الیکشن انال کر دیا. اور یہاں جو الیکشن اس سے پہلے ہوا تھا، پھر سندھ کے اندر الیکشن ہوا تھا، اس کے اندر جو ان کی اتحادی تھی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے کہا دھاندلی کی ہے، انہوں نے ساری پارٹیز نے کہا دھاندلی کی. اب پھر کہا سب نے. تو ایک تو اگر اس طرح کے الیکشنز کروانے ایسے بہتر نہ کروائیں کیونکہ اس سے انتشار بڑھتا ہے. اور دوسرا، میں انشاءاللہ سندھ بھی جاؤں گا اور اپنی جو تنظیمیں ہیں ان کو ہم بہتر کریں گے کراچی میں اور سندھ میں بھی انشاءاللہ. بالکل کریں خان صاحب، بیکاز کراچی ناؤ وہ ایک بوائلنگ پاٹ تک پہنچ گئی ہے. لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے. خان صاحب، کمنگ ٹو دا کرنٹ ایشوز، KP میں آج چیف منسٹر کا ہو گیا الحمدللہ، وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہوا. پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ خود کر لیتے اور الیکشن کمیشن پہ نہ ڈیپینڈنٹ، اب الیکشن کمیشن پتہ نہیں کل کیا فیصلہ کرتا ہے، کیا ہوئے گا؟ مجھے تو کنفیوژن لگ رہی ہے. الیکشن کمیشن بدقسمتی سے اس کو ہونا چاہیے تھا نیوٹرل امپائر. الیکشن کمیشن تو ایک اس طرح نون لیگ اور پیچھے سے ان کو جو ہینڈلرز ہیں وہ اتنا کنٹرولڈ ہے کہ ہمارے 8 یا 9 دفعہ انہوں نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا تحریک انصاف کے خلاف. ہم گئے ہیں عدالت میں اور 8 سے 9 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیا ان کو فیصلے. بالکل، مطلب یہ انہوں نے غلط فیصلے کیے. میرے اوپر توشہ خانہ کیس ہے، وہ یہ لے کے بیٹھا ہوا ہے الیکشن کمیشن. پھر کوئی فورن فنڈنگ، وہ فورن فنڈنگ اب چینج کیا تو پروہیبٹیو فنڈنگ آ گئی ہے. باقی پارٹیز کے سنتے نہیں ہے. وہ باقی توشہ خانہ کا عدالت نے پوچھا جی باقیوں کا بتائیں ریکارڈ توشہ خانہ کا. انہوں نے کہا جی یہ سیکرٹ ہے، ماشاءاللہ یہ ہم بتا نہیں سکتے. اور وہ گھر لے گئے ہوں گے نا، اور وہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں زرداری نے، BMW پتہ نہیں کیا، جو ساری انلیگل ہے. نواز شریف نے گاڑی لی ہوئی ہے توشہ خانہ سے، اس کی کوئی بات نہیں کر رہا. وہ عمران خان کی گھڑی جو میری اپنی گھڑی میں نے بیچی ہے اس کے اوپر انہوں نے سارا توشہ خانہ، یہ گورنمنٹ نے مل کے، ہینڈلرز نے مل کے، یعنی ایک اتنا بڑی چیز بنائی. اور اب وہ پھٹا پہاڑا نکلا چوہا ہے. یعنی اس میں سے ہے ہی کچھ نہیں. لیکن جدھر انہوں نے اللیگلی گاڑیاں نکالی ہیں اور توشہ خانہ کا ریکارڈ جب مانگا عدالت نے، انہوں نے کہا جی یہ سیکرٹ ہے. اور وہی پھر ہماری جو فنڈنگ کیس ہے
ہم کہتے ہیں کہ ان باقی پارٹیز کا بھی ساتھ سنیں. بتا ہم تو سارے دیتے جا رہے ہیں کہ ہماری فنڈنگ ہے, 40,000 کا ڈونر بیس دکھا دیا ہے, لیکن جنہوں نے بتا ہی نہیں سکتے کہ پیسے کدھر سے کٹے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی, ان کے کیس ہی نہیں سن رہے. نہیں ان کے کیوں سنیں خان صاحب؟ اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ آج 12 ارب کی منی لانڈرنگ بھی معاف ہو گئی ہے سلمان شہباز کی, شہباز شریف صاحب کے بیٹے کی, سلیمان کی. تو وہ دیکھیں جاسمین, جو ہو رہا ہے نا پاکستان سے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی ہم ادھر اتنے گرے نہیں ہیں جتنے آج گر چکے ہیں. ایگریڈ. کبھی ہماری معیشت اس کرائسس میں نہیں ہے جو آج گری ہے. کبھی لوگوں کو اس ملک سے مایوسی اتنی نہیں جتنی آج ہے. 8 لاکھ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے پروفیشنل چھوڑ کے چلے گئے ملک 7 مہینے میں. کبھی قانون کی بالادستی کی دھجیاں نہیں اڑائی گئی جو آج گئی. یعنی کسی مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے صاحب اقتدار جن کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں, اور وہ ہمارے دور کے نہیں پہلے کے کیسز ہیں, وہ آج اسمبلی میں پہلے تو ایک آکشن کے ذریعے آتے ہیں, الیکشن کے ذریعے نہیں آتے. ہارس ٹریڈنگ, پیسہ خرچ کر کے بیرونی سازش جس میں آرمی چیف پورا ملا ہوا تھا, بلکہ تھا ہی آرمی چیف, ساتھ اس نے سب کو ملایا. انہوں نے مل کے ساتھ چوروں کو اوپر بٹھایا. انہوں نے آتے ساتھ ہی اسمبلی میں سارے اپنے کرپشن کے کیسز قانون پاس کے, نیب کی امینڈمنٹس چینج کر کے معاف کروا لی. اسی کا تو آپ پہ پریشر ڈالا کرتے تھے نا کہ یہ قانون آپ کے دور میں ہو جائے تاکہ ان کو صفائی کر. میرے اوپر یہی جنرل باجوہ بھی بار بار کہتے تھے کہ جی اکانومی کے اوپر زور لگائے, احتساب کو بھول جائے. کیوں پوچھا نہیں آپ نے؟ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. نہیں لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ میں تو آئے ہوں احتساب کے نام پر, اور آپ نے پورے پاکستان کو کنونس کیا, اور ایون جنرل باجوہ نے کتنی میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. جنرل باجوہ نے, ایک جنرل باجوہ تھے ایکسٹینشن سے پہلے, ایک تھے ایکسٹینشن کے بعد. ایکسٹینشن سے پہلے جنرل باجوہ بھی میڈیا کو بٹھا کے کہتے تھے کہ انہوں نے کتنی چوری کی ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل سب کو بتاتے تھے. مجھے یعنی یہ نواز شریف کی چوری, وہ پھر ان کی جے آئی ٹی جو جنرل باجوہ نے 2 بریگیڈر بھیجے تھے, انہوں نے ہی ثابت کیا نواز شریف کی پینما کیس, جس کی وجہ سے نواز شریف آج تک معاف نہیں کر رہا جنرل باجوہ کو. ان کا وہ دماد نے آج بولا ہے ان کے کیس یا 2 دن پہلے. تو انہوں نے پہلے بتایا کہ کتنے کرپٹ ہیں. یہی ثابت کیا جا رہا تھا پاکستان کی ایجنسیز نے کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں. ہمیں بتایا جا رہا تھا سب کو, اور پھر انہی کو اٹھا کے ہمارے اوپر بٹھا دیا, اور پھر ہمیں کہا کہ اب ان چوروں کے پیچھے لگو. یو ٹرن کر کے, اس کو کہتے ہیں یو ٹرن. پہلے وہ کرپٹ تھے, اب آگے وہ حکمران, اور ہم جب پروٹیسٹ کر رہے تھے, ہمیں وہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا, میڈیا پہ ظلم کیا, ارشد شریف سے جو کیا, اعظم سواتی, یعنی ظلم کیا ہمیں ان چوروں کو, ان کی غلامی کروانے کے لیے. ان کو ایکسپٹ کرنا ہے بس, کسی طرح مارو ان کو, کسی طرح ہم ان کو مان جائیں ان چوروں کو. خان صاحب ایک بات بتائیں, آپ نے نواز شریف کو کیوں جانے دیا؟ اصل میں جی اس کے انہوں نے ریزلٹس لے کے آئے, اس کی بلڈ ٹیسٹ تھے, پلیٹلٹس تھے, اور یہ اور وہ. تو تب تو ہم نے جب کیبنٹ کے سامنے 6 گھنٹے ہم نے ڈیبیٹ کیا, تو جب سارے ریزلٹس دیکھے تو ہم گھبرا گئے, پتہ نہیں یہ ایئرپورٹ پہ بھی جا سکے گا نہیں. پھر ایک عدالت سے سٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی اگر اس کو کچھ ہوا تو ہم ذمہ دار ہوں گے. یہ بھی کمال ہے. بہرحال وہ اب مجھے پتہ ہے کہ یہ سارے ریزلٹس مینیپولیٹ ہوئے ہوں گے, کیونکہ یہاں سب کچھ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا. جب شہباز گل کو مار پڑی تو جب وہ اس کے ریزلٹس وہ گیا میڈیکل ایگزامینیشن کے, وہ چینج کر دیا انہوں نے. یعنی یہ پاور ہے ڈیپ سٹیٹ کی, اسٹیبلشمنٹ کی, انہوں نے ریزلٹس ہی چینج کر دیے. یعنی وہ عدالت کے سامنے لگا ہی نہیں کہ اس کو ہمارے جو دیکھنے گیا اس کے اتنے بری بروزنگ ہوئی جو انہوں نے مارا, ابھی تک وہ ریکور نہیں کیا شہباز گل پوری طرح. مینٹلی ٹراما ہوگا نا. اور اعظم سواتی سے جو کیا, تو وہ جو جب آپ یہاں ریزلٹس ہی اور چھوڑیں, میرا جو مجھے جو لگی ایگزیکٹلی آئی واز اباؤٹ ٹو کم ٹو دس کہ یہ جے آئی ٹی بنی, اب سنیں جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے.
हम खान पंजाब साहब एक सेकंड कथा कलामी माफ, मैं पहले ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए एक दफ़ा आप गिरे थे कंटेनर से, आपको याद है, फिर मैंने पहला आपका इंटरव्यू किया था, उस वक्त वी वर वेरी स्केयर्ड ऑफ लूजिंग यू एंड अल्लाह ने आपको एक नई ज़िंदगी दी। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का बड़ा करम है, उसने एक बार फिर आपको एक नई ज़िंदगी दी। कहते हैं ना अमालों का दारोमदार नियत पर होता है, इस पर मैं बात करूंगी, ये मेरी टैग लाइन है आज की कि अमालों का जो दारोमदार है वो आपकी नियतों पर है। खान साहब जिस वक्त ये गोलियों का बौछार शुरू हुआ कंटेनर पर, उस वक्त आपने व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट, मतलब है व्हाट वर यू थिंकिंग कि क्या हो रहा है, एंड डिड एनी एजेंसी इन्फॉर्म यू कि ये हो सकता है खान साहब आज ना जाइएगा? नहीं, देखिए थ्रेट तो थी मुझे, मैं हर रोज सुबह जाता था तो मुझे ये सोच के जाता था कि मेरे पर कुछ अटैक हो सकता है, क्योंकि मुझे पहले से पता था इन्होंने साजिश की, जिसमें हमारी एजेंसी का एक बड़ा ऊपर सीनियर ऑफिसर था, फिर ये राना सनाउल्लाह और ये शहबाज शरीफ, ये तीनों ने मिलके प्लान किया था। और ये पहले शुरू किया, एक वीडियो रिलीज़ की, उस वीडियो को फिर एक वकार सती है उसने जाके उठाया कि इमरान ने तौहीन अदालत की, फिर पेड एड्स चलाए गए, पेड एड्स के इमरान खान ने तौहीन अदालत की है। फिर ये मरियम और नवाज और उसकी जो है वो औरंगजेब, उसने और जावेद लतीफ़, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैंने कैसे लोगों की मजरूह किया रिलीजन को, दीन को, खुदा न खास्ता। मुझे तब ही पता चल गया था कि इन्होंने ये करना है, इस सलमान तासीर टाइप कत्ल करवाना है और डाल देना दीनी इंतहा पसंद पे। तो मैंने तब भी कहा इस चीज़ के ऊपर, जलसों में कहा कि ये करने वाले हैं, और वही किया उन्होंने। लेकिन जो उन्होंने उसके बाद किया, अगर किसी को कोई शक था ना कि इसके पीछे ये पावरफुल हमारी एजेंसी और हमारा ये राना सनाउल्लाह और ये प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, वो सारे शक ख़त्म हो गए कि मैं हमारी गवर्नमेंट पावर में, एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ, हमारी गवर्नमेंट पंजाब में, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने पूरा कवर अप करने की कोशिश की। जो डीपीओ गुजरात था उसने अपने मोबाइल से वो फिल्म बना के तो मीडिया को रिलीज कर दी, कभी कोई पुलिस ऑफिसर नहीं करता। उससे जब जेआईटी ने मांगा कि बताओ अपना मोबाइल लेके आओ और बात करो, उसने रिफ्यूज कर दिया। हमारी जेआईटी में पुलिस ऑफिसर ने रिफ्यूज कर दिया। फिर सीटीडी उठा के ले गई उस लड़के को, उसके पास उन्होंने उसका नेक्स्ट वीडियो वो बनाते हैं, उनसे जब जेआईटी ने बुलाया उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, हम नहीं आते। और एफआईआर नहीं कट रही थी भाई, एफआईआर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एफआईआर नहीं कटा सकते। अपनी मैं एफआईआर नहीं कटवा सका, जो मेरा राइट है, और मेरी पुलिस नहीं काट रही थी पंजाब की, जो मैं गवर्नर में हूं। फिर आप ये समझें कि जो जेआईटी के 4 मेंबर्स, जेआईटी के मेंबर्स, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स बदल दी। जिस आदमी ने जाके जो छत के ऊपर दूसरे शूटर ने गोलियां चलाई थी, जिसने खोल वो गोलियों के खोल डिस्कवर किए, वो जाके कहता है जी वो पीछे हट जाता है। सोच लें कि ये किस तरह का, अगर मैं इंसाफ नहीं ले सकता अपनी गवर्नमेंट होते हुए, तो आप सोच लें कि यहाँ मुल्क का जंगल का कानून है या नहीं है, बिल्कुल या है। इंसाफ तो हो गया खत्म। इसका मतलब कि आप यहाँ कोई भी, अगर आप ताकत में बैठे हैं, आप कत्ल कर दें किसी को, जो अरशद शरीफ को किया है, आप जो मर्जी कर दें, एंड यू गेट अवे विद इट। यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम बन गया है, ये कभी भी, मेरे ख्याल में जिस तरह हम नीचे गिरते जा रहे हैं, ये जो आज हम जिधर खड़े हुए हैं, अगर हमने अपने आप को बिल्कुल तब्दील ना किया, इस मुल्क को जिस तरह हम चलाते हैं, गवर्नेंस, ख़ास तौर पे रूल ऑफ लॉ, जस्टिस सिस्टम, इंसाफ का निज़ाम, जब तक अब हमने ना ठीक किया, ये मायशत भी नहीं ठीक होगी, नहीं होगी। ये जुड़े हुए हैं दोनों साथ साथ। खान साहब मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पे हम पहला वक्फा लेंगे, बट आई वांट टू आस्क यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिफोर वी टेक दिस ब्रेक। एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपको क्या लगता है आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? किसी पे बहुत ज्यादा एतमाद करना, 3 ऑप्शंस दे रही हूं आपको, किसी पे बहुत ज्यादा एतमाद करना, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूं, बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट पे रिलाय करना, या समथिंग एल्स? देखिए, सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट रियलिटी है। एस्टेब्लिशमेंट वाहिद इस वक्त इदारा है जो सबसे ज़्यादा इंटैक्ट, ऑर्गेनाइज्ड है, मुनज़्ज़म है। अगर आप फौज के ज़रिए कोई काम करते हैं वो हो जाता है। NCOC में जब हमने कोरोना के अगेंस्ट
इनकी पूरी मदद ली और लॉजिस्टिक्स के अंदर उन्होंने मदद की। यानी अगर हॉस्पिटल से इंफॉर्मेशन नहीं आती थी तो एक हम उनको बताते थे फौज को, वो 1 मिनट में जाके इंफॉर्मेशन ले आते थे। हमारी अपनी ब्यूरोक्रेसी नहीं ला सकती थी, हमारा हेल्थ सिस्टम नहीं ला सकता था। तो पोलियो के अंदर, टिड्डी मारने पे, फ्लड्स के अंदर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड अदारा है तो इसकी बहुत पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव ये है कि जो जनरल बाजवा ने जब एक्सटेंशन के बाद, और जो सबसे बड़ी मेरी गलती थी, वो बदल गए और उन्होंने एक समझौता कर लिया शरीफों से और उन्होंने सारे जितनी भी इनके ऊपर करप्शन केसेस थे उन्होंने फैसला किया कि अब वो इनको एनआरओ दे देंगे। फैसला तब हो गया था। और उसके बाद हम बड़ी कोशिश करते रहे कि ये पुराने केसेस हैं, शहबाज शरीफ के केस, बेटो 16 अरब रुपए के ओपन एंड शट केसेस। इन्होंने, इतनी ताकत है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की। एक तरफ पॉजिटिव मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव ये है कि अगर एक दफ़ा ये कोई चीज़ ना चाहे, पाकिस्तान में वो नहीं होती, फिर ना एहतसाब होता है, ना उस वक्त रूल ऑफ लॉ होता है। ये अगर, और ये जनरल बाजवा ने जुल्म किया क्योंकि एक आदमी के पास इतनी ताकत है, आर्मी चीफ की इतनी ताकत है पाकिस्तान में, क्योंकि उनका सबसे मुनज़्ज़म इदारा है और वो इतनी आधी 60 सालों में आधी दफ़ा मार्शल लॉ रह गया और आधी दफ़ा जो सिविलियन गवर्नमेंट्स भी आए हैं इनका बड़ा, इनकी पेनिट्रेशन है। तो वो जब नहीं चाहते थे, ना उन्होंने उसके बाद एहतसाब होने दिया जो बड़ा जुल्म हुआ, ना रूल ऑफ लॉ होने दिया, और फिर एंड में जाके उन्होंने ये जो अब हमें पता है हुसैन हक्कानी को इन्होंने हायर किया था हमारी फॉरेन ऑफिस के नीचे, हमें पता ही नहीं है। हुसैन हक्कानी को हायर किया, Who was the most disliked person by the army? By the army, जो फौज को बुरा भला कहता था। They took him to the court because of the memo case. उससे मीटिंग्स हुई इनकी दुबई के अंदर, या सितंबर 2021 के अंदर उसको हायर किया और उसने मेरे खिलाफ जाके लॉबिंग की अमेरिका में और जनरल बाजवा को प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो वो जो डोनाल्ड लू का अब जो साइफर आया था जी, वो उधर से नहीं इनिशिएट हुआ, वो यहां से पहले लॉबिंग की मेरे खिलाफ कि मैं बड़ा एंटी अमेरिकन हूं और फिर आया। तो कड़ी से कड़ी मिल गई। एक छोटा सा वक्फा यहां हम लेना चाहेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मेनी मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू कम। Entry test is always a big deal. Check how good you are at KIPS Entry Test pre-test. Compete in the model test, unfold career paths, win scholarship. At KIPS, Entry Test, pre-test, free and open. FSC and A-level students. Get registered now. KIPS Entry Test Preparation. Win your dreams. जो मौजू जिंदगी में तवाज़ुन और हमें जिम्मेदार वालिदैन बना सकते हैं, उनके बारे में बात तो सभी करते हैं। हम सुन सकते तो यकीन करते। पूछते रहते हैं अगला बच्चा कब आएगा। अभी नहीं, हमारी आमदनी में हम सिर्फ एक ही बच्ची का सही से ख्याल रख सकते हैं, अगले का तो हम बाद में भी कभी भी सोच सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? वक्त आ गया है खानदानी मंसूबा साजी पर होने वाली बातों के जानने का। आज के वक्त में वक्त है मंसूबा साजी का। टैप करो अपना इजी पैसा वीजा डेबिट कार्ड एंड शॉप लाइक अ प्रो। मेक योर लाइफ इजी ब्रो। Diners Winter Clearance Sale is here. Avail flat 30% and 50% off on all items for limited time only. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.tk. सयाह मरी और दीगर शुमारी इलाकों में सफर पर जाने से कबल मौसमी सूरत हाल से आगाह रहें। खाने पीने का मुनासिब सामान, जरूरी अद्वियात और पानी साथ रखें। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जाने से पहले गाड़ी को मुकम्मल तौर पर चेक करें और फ्यूल टैंक फुल करवा लें। बर्फबारी वाले इलाकों में टायरों पर चेन चढ़ाएं और हवा कम रखें। ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें। रोड ब्लॉक होने की सूरत में गाड़ी में ज्यादा देर तक हीटर न चलाएं। कार्बन मोनोऑक्साइड को खत्म करने के लिए टेल पाइप को साफ करते रहें। मकामी इंतजामिया की दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में मकामी इंतजामिया के कंट्रोल रूम नंबर्स या PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। आपका तहफ्फुज हमारी तरजीह। हुकूमत पंजाब। This half-hourly clock is brought to you by Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion.
कराची में शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ, मजाक हुआ है, इसको मंसूख कर देना चाहिए। इमरान खान का मुतालबा, कहा अगर ऐसे इंतखाबात कराए गए तो कोई फायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी से शहर कायद के लोग नफरत करते हैं, जरदारी ने सिंध को खंडर बना दिया। इमरान खान सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात के लिए मुतहरिक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए टिकट्स की तकसीम के लिए मुशावरत का आगाज कर दिया। असद कैसर की इमरान खान से जमान पाक में अहम मुलाकात, टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत। इमरान खान ने कहा आइंदा इंतखाबात के लिए टिकट्स का फैसला मैं खुद करूंगा, मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन से फैसल साले हयात की मुलाकात। चौधरी शुजात ने कहा मईशत को इस वक्त संगीन चैलेंजेस का सामना है, तमाम सियासतदान एक पेज पर आकर पाकिस्तान के लिए काम करें। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, एलो वेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। एक हमारा जमाना था कि हमने 6 बच्चे पाले। सही बात है। और आजकल की लड़कियां हमारी जैसी हो ही नहीं सकती। ये हमारी तरह हो भी नहीं सकती और इसे होना भी नहीं चाहिए। जमाना बदल गया है, वो फैसले हमारे थे, इन्हें अपने फैसले खुद करने। और हमारा फैसला है अपने वसाइल और बच्चों की पैदाइश में तवाज़ुन, ताकि हमें फैमिली को आगे बढ़ाने का मुनासिब वक्त मिले। आज के वक्त में वक्त है मंसूबा साजी का। कैश का क्या करें? छोड़ो कैश और वॉलेट को, बस इजी पैसा से स्कैन करो वीजा QR लाइक अ प्रो, क्योंकि पेमेंट सेकंड्स में करना इज इजी ब्रो। दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल, बोल न्यूज। कैश का क्या करें? छोड़ो कैश और वॉलेट को, बस इजी पैसा से स्कैन करो वीजा QR लाइक अ प्रो, क्योंकि पेमेंट सेकंड्स में करना इज इजी ब्रो। Check how good you are at KIPS Entry Test Pre-Test. Free and open. FSC and A-level students. Get registered now. KIPS Entry Test Preparation. Win your dreams. सयाह मरी और दीगर शुमारी इलाकों में सफर पर जाने से कबल मौसमी सूरत हाल से आगाह रहें। खाने पीने का मुनासिब सामान, जरूरियत और पानी साथ रखें। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। जाने से पहले गाड़ी को मुकम्मल तौर पर चेक करें और फ्यूल टैंक फुल करवा लें। बर्फबारी वाले इलाकों में टायरों पर चेन चढ़ाएं और हवा कम रखें। ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें। रोड ब्लॉक होने की सूरत में गाड़ी में ज्यादा देर तक हीटर न चलाएं। कार्बन मोनोऑक्साइड को खत्म करने के लिए टेल पाइप को साफ करते रहें। मकामी इंतजामिया की दी गई हिदायत पर सख्ती से अमल करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में मकामी इंतजामिया के कंट्रोल रूम नंबर्स या PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें। आपका तहफ्फुज हमारी तरजीह। हुकूमत पंजाब। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion, एलो वेरा जेल और विटामिन B3 का स्पेशल फॉर्मूला स्किन को डीपली रिपेयर और नरिश करे। Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion। टैप करो अपना इजी पैसा वीजा डेबिट कार्ड एंड शॉप लाइक अ प्रो, मेक योर लाइफ इजी ब्रो। Entry test is always a big deal. Check how good you are at KIPS Entry Test Pre-Test. Compete in the model test, unfold career paths, win scholarship. At KIPS Entry Test Pre-Test, free and open. FSC and A-level students. Get registered now. KIPS Entry Test Preparation. Win your dreams. पूरी दुनिया में फैला बोल रिपोर्टर्स का वसी जाल। बोल ही है पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल, बोल न्यूज। Check how good you are at KIPS Entry Test Pre-Test. Free and open. FSC and A-level students. Get registered now. KIPS Entry Test Preparation. Win your dreams. Feel good
real good. Fresh, whole muscle chicken mixed with 11 herbs and spices, hand-breaded and fried to perfection. Gives you the always original feel that makes you feel good, real good. KFC. यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर बड़ी नहीं, बहुत बड़ी है। 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स सिर्फ 350 रुपए में। अभी *7777# डायल करो। यूफोन 4G पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। कौमी सेहत कार्ड, सेहत सबके लिए। अब आपका कौमी शनाख्ती कार्ड ही आपका सेहत कार्ड है। हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबा की 100% आबादी के लिए सालाना 10 लाख रुपए तक सेहत की मुफ्त सहूलियात। आज ही करवाए नादरा में दुरुस्त कवायफ का इंदराज। 18 साल से जायद उम्र के अफराद अपना कौमी शनाख्ती कार्ड और बच्चों का बे फॉर्म जल्द अज जल्द बनवाएं। अपनी अज़दवाजी हैसियत समेत दीगर कवायफ का नादरा में दुरुस्त इंदराज यकीनी बनाएं। सेहत कार्ड की सहूलत खानदान के सरबराह के शनाख्ती कार्ड पर मौजूद होगी, जिससे खानदान के दीगर अफराद भी मुस्तफीद होंगे। अपनी अहलियत जानने के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8500 पर SMS करें। मजीद तफसीलात के लिए कौमी सेहत कार्ड मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, हुकूमत पंजाब। शान के हर पैक पर मौजूद हैं आसान रेसिपीज, जिससे हमेशा मिले वही असल रिवायती जायका। तो आप भी खुशियां बनाने वाली को खुशियां मनाने में शामिल कर लें। शान, खुशियां चख लो। वेलकम बैक। खान साहब, अभी ब्रेक से पहले आपने बताया सो आपको पूरा पता चल गया कंस्पिरेसी कहाँ से बनी, कैसे हुई। वी नो अबाउट इट, यू नो अबाउट इट। एक वजीर आजम भी इतना बेबस होता है इस मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ फैक्ट। आपने कहा ये इदारा मुनज़्ज़म भी है और मजबूत भी है, एंड दे आर अ रियलिटी। अभी हाल ही में आपने एक ऑप्शन दिया, एक आपने स्टेटमेंट दी थी कि मेरे पे लोगों को फोन करके कह रहे हैं कि रेड लाइन लगा दी है। आई मीन व्हाट डज दैट मीन? कैसे किसी बड़े पॉपुलर लीडर पे कोई रेड लाइन लगा सकता है? क्या करेंगे जो आप पे रेड लाइन लगा दी है इन्होंने? देखिए, ना इस वक्त पार्लियामेंट फंक्शनल है, वो तो मजाक हो गया ना पार्लियामेंट में, कि जब हमने कहा उनको डर लगा कि हम पार्लियामेंट में आ रहे तो उन्होंने लोगों को निकाल दिया और कबूल करना शुरू हो गया। और राजा रियाज बन गया, जिसने नून का टिकट लेना वापस। तो पार्लियामेंट में डिसफंक्शनल है। इलेक्शन कमीशन के अंदर किसी को फेथ नहीं है। FIA को उन्होंने तबाह कर दिया अपनी चोरियां बचाने के लिए, नैब को ख़त्म कर दिया अपनी चोरियां बचाने के लिए, क्रिकेट बोर्ड को नहीं छोड़ा इन्होंने, नजम सेठी जिसको कोई क्रिकेट की सब उसको बिठा के। तो जो हम उम्मीद कर रहे थे कि बाजवा के जाने के बाद न्यूट्रल होगी एस्टेब्लिशमेंट, वो न्यूट्रल नहीं है अभी न्यूट्रल नहीं है। जो पंजाब कह रहे थे कि हम होंगे, जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो पंजाब के अंदर हुआ, जिस तरह इन्होंने चौधरी परवेज अलाई को आके ये यहाँ के ये जो मिस्टर एक्स एंड वाई हैं, इन्होंने जिस तरह जोर लगाया कि आपने नून लीग या ज्वाइन करें और या फिर नो कॉन्फ्रेंस, यानी धमकियाँ दी कि उनके हम करप्शन केसेस सामने ले आएंगे। हमारे यहाँ MPs को जिस तरह इन्होंने दबाव मिला, इमरान खान के ऊपर कांटा डाल दिया है, इसको आप भूल जाए। तो कैसे डाला है भाई? अवाम जिसके साथ हो उस पर आप कांटा कैसे डाल सकते हैं? वो कहते हैं ना, कोई तारीख से कुछ सीखा नहीं है कि मुझे रहमान के पर कांटा डाल के मुल्क पे कांटा डाल दिया, आधा मुल्क टूट गया। कितनी एग्जाम्पल्स हैं। यानी इन्होंने वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करते करते MQM बना दी कराची में, जिसने कराची उस वक्त जो इंतशार हुआ कराची में, फिर हकीकी बना दी, फिर कितनी और ऑर्गेनाइजेशन, फिर सबसे बलूचिस्तान अभी तक रिकवर नहीं किया। नवाब ज़्यादा वो नवाब अकबर बुख्ती के ऊपर कांटा डाल के आज तक कोई इमेजिन नहीं कर सकता कितनी कीमत अदा की। और मुझे खौफ है बलोच इलाकों के अंदर कि वहाँ इतनी नफरत होगी है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये कांटे डाल के कभी भी पॉलिटिकल लीडर्स जिनके पास पब्लिक होती है, आप उनको ख़त्म नहीं करते। आप कांटे डाल के वो ज़्यादा आप उनको जेल में डालें या उनके ऊपर डिस्क्वालीफाई करें, वो और उनकी मकबूलियत बढ़ जाती है। तो इससे पॉलिटिकल लीडर्स ख़त्म नहीं होते, मुल्क को नुकसान होता है। तो मैं सिर्फ मेरी जो आपकी बात है ना कि
आगे जाना कैसे? जी, नए आर्मी चीफ से कोई बातचीत, कोई दरवाजा खोला है? मेरी कोई बातचीत नहीं है थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो एक रास्ता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, कराची के इलेक्शंस नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, अगर वो हम नहीं अपनाएंगे आज, मैं आज आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के क्राइसिस उधर पहुंच जाएगा जो सबके हाथ से निकलने वाला है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, IMF का मिल भी, पहले तो IMF के पास अगर जाना पड़ेगा इनको, जा रहे हैं, नहीं तो वो रुपया जो डिफॉल्ट के ऊपर गया तो वो आप सोच नहीं सकते कि मुल्क क्या होगा। तो जब जाएंगे decided to go, महंगाई आएगी, क्योंकि इन्होंने तो मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दी है। ये तो दुश्मन भी ना करता जो इन्होंने किया 7-8 महीने में। मुल्क की, यानी जो हमारी कैपेसिटी है कर्जे वापस करने की, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, इंडस्ट्री, टैक्स कलेक्शन, वो सब नीचे चली गई है और ऊपर से कर्जे बढ़ गए हैं। तो इन्होंने तो वो मुल्क से किया है जो कि अगर कोई दुश्मन होता वो ना करता। सही कह रहे हैं। अच्छा, अब इससे निकलने के लिए बजाय इस वक्त इस तबाही को रोकने के लिए एक इलेक्शंस करवाएं और साफ और शफाफ, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, जिससे लोगों को इत्मीनाद हो, एक नई गवर्नमेंट आए, नया मैंडेट आए। शायद आपकी वजह से नहीं कराना चाहते ना, बिकॉज़ दे फोरसी यू कमिंग इनटू पावर मेरे अगेन। खौफ की वजह से आप ये सोच लें कि ये मुल्क को तबाही की तरफ आप लेके जा रहे हैं। ये खौफ कि इमरान खान ना आ जाए, ये मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं। मैं किसी से IMF से, किसी जो इकोनॉमिक्स समझता है, पॉलिटिक्स समझता है, सबको पता है कि हम श्रीलंका के सिचुएशन से कोई महीना दूर हैं। श्रीलंका सिर्फ 2.25 करोड़ लोग थे, यहाँ 22.5 करोड़ अवाम है। Just imagine that. एक दफा ये शुरू हो गया इंतशार जो होने वाला है, बिजनेसमैन सड़कों पे हैं, पैसे हैं नहीं इनके पास LCs खोलने के लिए, $4 अरब की वहाँ गुड्स पड़ी हुई हैं वहाँ कराची पोर्ट के ऊपर, शॉर्टेजेस आनी शुरू हो गई हैं। आगे खतरा तेल नहीं होगा। जब आपकी रेमिटेंसेस भी गिर गई हैं, एक्सपोर्ट्स भी गिर गए हैं, तो डॉलर तो कम आने शुरू हो गए। तो हम डूब रहे हैं इस वक्त, डूब रहे हैं, वाकई डूब और रहे हैं। अगर ये इस वक्त ना कदम उठाएंगे, और एक ही कदम है कि आप किसी तरह स्टेबिलिटी पैदा करें, वो सिर्फ इलेक्शन से आ सकती है, फ्री एंड फेयर। उसके बाद एक पाकिस्तान में वो एक मैंडेट लेके गवर्नमेंट वो सर्जरी करे पाकिस्तान में, वो रिफॉर्म्स करे जो आज तक कभी हुई नहीं और जो होनी है। खान साहब, आप अगर आ गए तो रूथलेस एहतसाब करेंगे इस दफा विदाउट टेकिंग एनी प्रेशर फ्रॉम एनीवन? देखिए, सबसे पहले इंसाफ, रूल ऑफ लॉ जब तक हम पाकिस्तान में कायम नहीं करेंगे, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का असासा ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर वो अपने पैसे पाकिस्तान ले आए, 1 करोड़ बाहर पाकिस्तानी बैठा है, डॉलर्स उनके पास है, उनकी रिमिटेंसेस पे हम आज खड़े हैं। अगर उनकी इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाए, हम ना IMF की ज़रूरत है ना सऊदी अरेबिया उनसे भीख मांगने या बाकी मुल्कों से, एक दफ़ा उनकी इन्वेस्टमेंट तो आए। वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? क्योंकि इंसाफ ही नहीं है, लोगों को पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम पे एतमाद नहीं है। हमेशा इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में आती है जिधर गवर्नेंस के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। अगर मैं अगर यहाँ सरमायाकारी करता हूँ तो मेरा पैसा चोरी नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, इसलिए वो दुबई जाके इन्वेस्ट करते हैं, मलेशिया जाते हैं लोग, पाकिस्तान में नहीं कर रहे। तो इसलिए नंबर 1 चीज़ है रूल ऑफ लॉ कायम करना पाकिस्तान में। उसके बाद सर्जिकल रिफॉर्म्स चाहिए पाकिस्तान में, ताकि ये जो माफियाज बैठे हैं, एलीट कैप्चर है, यहाँ से जो डॉलर बाहर जा रहा है, सारी रूलिंग एलीट यहाँ से पैसे चोरी करके हुंडी हवाले के जरिए बाहर भेज रही है, मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है? खान साहब, वी हैव 5 more minutes, जिसमें से मैं चाहूंगी कि आप 1 मिनट में तो पहले पंजाब के केयरटेकर का जवाब दे दें, क्योंकि अगले 4 मिनट में आई वांट टू आस्क यू कंप्लीटली समथिंग डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स। देखिए, पंजाब के अंदर अब KP में क्या हुआ, एक आजम खान सिलेक्ट किया, सबको पता है कि एक ईमानदार, एक ऐसा आदमी, एक क्रेडिबल न्यूट्रल अंपायर ऑपोजिशन गवर्नमेंट ने तस्लीम करके। अब पंजाब में क्या हो रहा है, हमने अपनी तरफ से बेहतरीन वो लोग दिए जो प्रो PTI नहीं है, सुखेरा हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इनके, शहबाज शरीफ के, इनके साथ रह चुके, और एक और हमने नाम लिया, एक नसीर खान का नाम दिया जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेयरमैन रह चुका है। हमने अपनी तरफ से क्रेडिबल नाम दिए, इन्होंने क्या नाम दिए? एक फ्रंट मैन है जरदारी का, एक फ्रंट मैन है
शहबाज शरीफ का, वो एक करप्ट तरीन आदमी है, एक ने पूरी रजीम चेंज में हमें गिराने की पूरी साजिश के अंदर वो मुलव्वस था, वो और एंटी PTI है। ये इनका आइडिया न्यूट्रल अंपायर का, केयरटेकर का तो मतलब ये है कि आपका न्यूट्रल अंपायर खड़ा हो। इन्होंने तो वो आदमी खड़ा कर दिया है जो कि नून लीग से भी हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला, वो उससे चीफ मिनिस्टर। आप एक्सेप्ट करेंगे या फाइट करेंगे इसको? बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे पास इसका ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा, हमें पता है इलेक्शन कमीशन का फैसला आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर ऐसा कोई खुदा ना खास्ता? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन इस तरह का आदमी अगर अपॉइंट करेगा, पहले तो इलेक्शन कमीशन की वैसी क्रेडिबिलिटी खत्म है। अगर इस तरह के आदमी को अपॉइंट करेंगे तो पहले तो पब्लिक में और नंगा हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। एंड यू विल नॉट एक्सेप्ट इट ऑब्वियसली। बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जी। खान साहब, सारे सियासी सवाल साइड पे रख देती हूँ। आपको मैं बहुत अरसे से जानती हूँ, आपकी पार्टी की ग्रोथ मैंने देखी, बल्कि उस दिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मैंने इंटरव्यू किया तो वो कह रहे थे डॉक्टर साहब के एक ज़माने में हमें टांगा पार्टी कहा जाता था, और आज अल्लाह ने आपको माशाल्लाह बहुत इज्जत दी है। यू आर वेरी पॉपुलर, पीपल लोग आपको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, आई मीन लाइक बहुत सालों से या कुछ सालों से एक स्पिरिचुअल जर्नी आपने शुरू की है। आई वॉन्ट यू टू टेल द पीपल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली जो यूथ है आपकी फॉलोअर, इससे क्या चेंज आया है और ये चेंज क्यों आया है आपके अंदर? असल में जज्बन देखें, जो चेंज है ना, जिस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब लोग समझ जाते हैं ना, और समझ जाते हैं, बोलते नहीं हैं ऊपर से, जब दिल में चला जाता है तो चेंज तब आना शुरू होता है। ईमान इंसान के अंदर चेंज लाता है। जब आपको ये पता चल जाता है कि एक अल्लाह है और आखिरत है, और मैं अल्लाह के सिवा कोई और किसी को खुदा नहीं मानता, और वो फिर अगर आप उसके अंदर जब गौर करते जाते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये वही कलमे का एक और तरह की, अल्लाह सिर्फ तेरे से मैं इबादत करता हूँ, तेरे से मदद मांगता हूँ, सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ। चेंज तब आता है इंसान में, और वो चेंज क्या होता है, इंसान आज़ाद हो जाता है, और सिर्फ आज़ाद इंसान की परवाज़ होती है, ग़ुलामों की परवाज़ नहीं होती। इलामा इकबाल की अगर आप शायरी से ही समझ जाएं तो वो जो क्या रहे हैं लोगों को, उस वक़्त ग़ुलाम हिंदुस्तान में मुसलमान थे, उनको आज़ाद करने के लिए जगा रहे थे, और उनकी खुदी की और खुददारी का, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को खुददार बनाता है, गैरत देता है। मैं किसी के सामने झुकता नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ पकड़ा जाएगा, मेरी गैरत ख़राब होगी। मैं कोई सारी दुनिया की ऑपोजिशन एक तरफ हो जाए, अमेरिका आपसे नाराज़ हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, आपका जब अल्लाह में ईमान आ जाता है तो वो ईमान की जो कुव्वत है वो असल में शिकस्त देती है। और मैं सिर्फ आखिर में मदीना की रियासत की इसलिए बात करता हूँ कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था। बेशक 627 में जंग खंदक हुई, बाल बाल उम्मा बची। कुरान के अंदर है कि क्या हालात थे उम्मा के, बाल बाल बची। और 10 साल के बाद दो सुपर पावर्स, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर, दोनों उनके सामने घुटने टेक देते हैं। ये तारीख है, ये इंसानी, ये हिस्ट्री बुक्स में लिखा हुआ है कि 10 साल में वही लोग दुनिया की इमामत की, उन्होंने उनकी परवाज़ आसमान पे पहुंच गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया था। लोग समझते हैं तलवार की वजह से, उनके 10 साल में 622 और 32 के बीच में 1400 लोग सिर्फ मरे थे दोनों तरफ, लेकिन फिक्री इनकलाब आ गया तो लोग आज़ाद हो गए थे, शऊर आज़ाद हो गया। मैं ये चाहता हूँ, नहीं, आज़ाद इंसान की परवाज़ है। अब यहाँ गुलाम कभी जी अमेरिका को नाराज़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये गुलाम ज़हनियत ही नहीं निकल रही। ओहो जी वो नाराज़ ना हो जाए जी, इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ होगी, कांटा डाल दिया आपके ऊपर। ये सारे, ये जब आपके अंदर ईमान नहीं होता। मैं चाहता हूँ मेरा जो नौजवान है वो आज़ाद हो, उसकी बड़ी सोच हो, वो विजन हो उसकी कि ये पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब थी। और शहबाज शरीफ हिंदुस्तान से मिन्नतें कर रहे जी हमारे से बातचीत कर लें, हमारे से गलतियां हो गई, हमने कोई 3 जगह गिरा के मार खा ली, हमें खुदा के वास्ते हमारे से बात कर दे, और वो क्या दहशतगर्दी पहले ख़त्म करो फिर बात करें जी। यानी ये वो हैं जो पैसे की पूजा करने वाले लोग हैं, ये हमारे ऊपर बैठे हुए थे। मैं अपनी नौजवान कौम को कहता हूँ कि देखें, अपना मुकाम समझें,
آپ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو. وہ جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر تھے, انہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے. اللہ حکم کرتا ہے ان کی سنت پہ چلو, کیونکہ وہ ہماری بہتری ہے. ہم جب ان کی سنت سے اترتے ہیں تو ہم یہ بن جاتے ہیں جو مولانا رومی نے کہا تھا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو. ہم زمین پہ رینگ رہے ہیں. اور میں لوگوں کو, اپنی قوم کو, اپنے یوتھ کو, میں وہ اس واپس پاکستان کے خواب کی طرف لینا چاہتا ہوں. وہ یہ نہیں تھا یہ جو بن گیا پاکستان, کبھی وہ ادھر پھر رہا ہے بیکاریوں کی طرح, کبھی ادھر پیسے مانگ رہے, کبھی ادھر. یعنی مجھے شرم آتی ہے کہ ہماری یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے, لوگوں کو کہہ رہے ہیں پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ, اور خود پیسہ چوری کر کے باہر بھیج رہے ہیں. بالکل. میں چاہتا ہوں لوگ سمجھیں کہ یہ ایک نعمت ہے پاکستان, لیکن اس کے لیے, آزادی کے لیے لڑنا چاہیے. حقیقی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں دی جاتی. تو میں جب نکلتا ہوں, میں اس کو پالیٹکس تو سمجھتا نہیں, میں جہاد سمجھتا ہوں. میں اپنے ملک کے لیے جہاد لڑ رہا ہوں. مجھے کہتے ہیں جی آپ کی جان کو خطرہ ہے, یہ ہے وہ. اللہ کے فیصلے کے بغیر کوئی دنیا سے نہیں جاتا. مجھے کسی صورت یہ بچنا نہیں چاہیے تھا. جو پلان انہوں نے کیا ہوا تھا ان تینوں نے مل کے, مجھے تو بچنا نہیں چاہیے تھا. ایک بندوق والا سامنے کھڑا تھا, ادھر سے ایک نیچے سے 30 فٹ سے ٹرینڈ شوٹر تھا وہ. اب تو ثابت ہو گیا جو جے ٹی میں ہے وہ ٹرینڈ شوٹر تھا. اور 3 شوٹر تھے, ایک اور تھا, ایک اور شوٹر تھا. 3 ڈفرنٹ گولیاں ملی ہیں, شیلز ملے گولی. تو مجھے تو بچنا ہی نہیں چاہیے تھا. اللہ کی ذات. اور جس طرح میں بچا ہوں, مجھے تو پتہ, جب میں گرا تھا تب مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا. تو یہ ہمارا خوف دور کر دیں کہ کوئی آپ کو یہ ڈرائے گا, یہ جو دھمکانا ہے, میں یہ کر دوں گا, میں ریڈ لائن ڈرا کر دوں گا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اوپر اللہ ہے, اور میرا یہ ایمان ہے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مرضی کر لے میں جیت جاؤں گا انشاءاللہ. خان صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ سے گفتگو کی آج یہاں زمان پارک میں, آپ نے ہمیں وقت دیا, اینڈ یو آنسرڈ آل مائی کوشچنس. یہ جو آپ نے یوتھ کے لیے میسج دیا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ, کہ سنت رسول پہ ضرور چلیں وہ, اور آلسو ٹیل دیم دیٹ دے شوڈ بی انکریجڈ کہ ان کی بایوگرافیز, ان کی لائف کو اسٹڈی کریں, پڑھیں جیسے آپ کرتے ہیں, اینڈ دین اپنے اندر ایک ٹھہراؤ اور بدلاؤ ضرور لائیں. یہی آپ کا خواب ہے. طاقت لے کے, اور طاقت لے کے, یہی آپ کا خواب ہے. اور خوف ختم کر دیں, اپنے خوف ختم کر دیں, اور یہی پاکستان کا ویژن آپ دیکھ رہے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں. اور بخوف و خطرہ ہو کے خان صاحب نے کہا, یہ بھی بڑی خبر ہے, انہوں نے کہا کہ میں جیت بھی جاؤں گا. ناظرین, آج یہی پروگرام کا اختتام ہوا. آپ مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہو آن ٹویٹر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. ہم سب کی طرف سے اللہ حافظ.